तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। किचन गार्डन पर विस्तार पूर्वक जानकारी। उर्द मूंग की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण पर जानकारी। मृदा सुधार के लिए हरी खाद की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा टेरेस गार्डन में प्रयोग किए जाने वाले औजार, फसल चक्र, बुआई इत्यादि के बारे में। आज के अंश में हम जानेंगे टेरेस गार्डन में सिंचाई, उर्वरक एवं पौध सुरक्षा के बारे में इस प्रस्तुति के माध्यम से। कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने देखा टेरेस गार्डन में उपयोग होने वाले औजार, उपयुक्त फसल एवं फसल चक्र तथा बीज दर, रोपाई एवं बुवाई के बारे में। आज के अंश में देखेंगे टेरेस गार्डन में किए जाने वाले सस्य क्रिया प्रबंधन, पौध सुरक्षा, टेरेस गार्डन से प्राप्त होने वाली उपज के बारे में। आइए अब जानते हैं शस्य क्रिया प्रबंधन के बारे में। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देख रेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे के आकार एवं प्रकार तथा कंटेनर के आकार के ऊपर निर्भर करती है। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों की सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिंचाई का थंब रूल है कि ऊपर की 1 इंच की मिट्टी को खरोचते हैं। यदि मिट्टी नम है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी सूखी है तो सिंचाई करने की आवश्यकता है। सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लत्तर वर्गीय यानी कुकुरबिटेसी कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है। जैसे लौकी, करेला, सेम, इनकी स्टैकिंग हेतु पंडाल प्रणाली पर उनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधरोपण के 2 महीने बाद सहारा देने की जरूरत होती है। उर्वरक प्रबंधन पौधे की अधिक विकास और उपज के लिए केवल जैविक खाद पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसलिए पौधे एवं सब्जियों के अच्छे विकास एवं उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट का थोड़ी मात्रा का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करते हैं। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा नम मिट्टी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए तथा पहली बार बुआई के 3 सप्ताह तथा रोपण के 2 सप्ताह बाद डालना चाहिए। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम कॉम्प्लेक्स उर्वरक NPK 20-20-20 का मिश्रण प्रयोग 3 अवस्थाओं पर करना चाहिए। रोपण के 30 दिन बाद वनस्पतिक वृद्धि की अवस्था पर, रोपण के 60 दिन बाद फूल की अवस्था पर,
रोपण के 90 दिन बाद फलन अवस्था पर। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग 1 महीने के अंतराल पर करना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी जैविक खादों में रासायनिक उर्वरकों का मिश्रण प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। उर्वरक के प्रयोग के बाद सिंचाई अवश्य करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पौधे की जड़ के पास हाथ से निकाई गुड़ाई करने से पौधे के बढ़वार एवं विकास में सहायता मिलती है। अतः पालक, चौलाई, धनिया, मेथी की फसल से हाथ से निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। कीट एवं रोग नियंत्रण। पौधे पर लार्वा के नियंत्रण के लिए 1 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर नीम के तेल को साबुन के घोल में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। नीम बीज पाउडर 3 ग्राम 2 मिलीलीटर साबुन के घोल को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर भी छिड़काव करने से हानिकारक कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हमेशा जहरीली रासायनिक दवाओं से सब्जियों और फलों को बचाना चाहिए। पौधों में विकास के अनुसार जलवायु कारणों से विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट एवं रोगों का आक्रमण होता है, जैसे माहू, जैसिड, छोटे छोटे रस चूसने वाले कीट पौधे की शुरुआती अवस्था में क्षति करते हैं, जिनके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या नीम का तेल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, स्टिकिंग एजेंट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। फल मक्खी तथा फल सुंडी कुछ सब्जी फसलों एवं फलों के लिए बहुत हानिकारक कीट है। यह फलों को क्षति करके बेकार कर देते हैं, जो कि उपयोग योग्य नहीं रह पाते हैं। प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। पौधों पर 1 से 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करने के बाद लगभग 7 से 10 दिनों के उपरांत उस पौधे के उत्पाद का उपयोग करना चाहिए। कवक जनित उकठा एवं पौध सड़न रोग एवं विषाणु जनित रोगों के नियंत्रण के लिए कैप टॉफ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करना चाहिए तथा विषाणु जनित रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। उपज। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताजी, सुगंधित होने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब नित्य तुड़ाई करते रहना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों को कठोर होने के पहले उखाड़ लेना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करनी चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लेने पर और वह कोमल रहे उसी समय करनी चाहिए। तुड़ाई के बाद क्रियाकलाप। जब सब्जियों की अंतिम तुड़ाई या कटाई पूरी हो जाए तब कंटेनर से पॉलीथीन मिट्टी निकालकर खुले में मिट्टियों की गुड़ाई करके मिट्टी को तोड़ देना चाहिए। 15 दिन के बाद जैविक खाद को मिट्टी में मिलाकर पुनः कंटेनर एवं पॉलीथीन में भर देना चाहिए। वैकल्पिक फसलों का चुनाव। फसल चक्र के अनुसार ही फसल को बोना चाहिए, जिससे पोषक तत्वों का समुचित उपयोग हो। इसलिए वैकल्पिक फसल का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा सजावटी झाड़ीदार पौधे, चढ़ने वाले पौधे, फूल, लान घास इत्यादि को लगाकर टेरेस गार्डन के रूप दिया जा सकता है। सजावटी पौधों के अंतर्गत बहुनिया, परपुरिया, एल्वा, काली सेटमन, लेनियोलेटस का प्रयोग करना चाहिए। झाड़ीदार सजावटी पौधों में गुड़हल, ओलियंडर, पिसोनिया ओल्बा, आलमंडा ग्रांडा फ्लोरा, हेमेलिया पेटनस, कोनिडियम प्रजातियां, पिसोनिया एल्बा, टेस्कोमास्टेनस इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। फूलों के अंतर्गत गुलमेहंदी, गुलदाउदी, गेंदा, गुलाब, सावलिया स्पेलेनस, जीनिया एलिगेंस, विनिका रोजिया इत्यादि फूलों को उगा सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, टेरेस गार्डन लगा के आप अपने घर को न केवल सजावटी बना सकते हैं, बल्कि इसके द्वारा ताजी सब्जियां एवं फलों की प्राप्ति कर आप अपने नित्य होने वाले खर्चों को भी बचा सकते हैं।
दलहनी फसल उर्द मूंग की बात करें तो इसकी खेती प्रदेश के किसान भाइयों ने की होगी। उनकी फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्था के लिए खेतों में होगी। चूंकि यह अवस्था फसल की संवेदनशील अवस्था होती है और इस अवस्था पर उर्द मूंग की फसल में कीट एवं रोग का प्रकोप होता है, जिससे फसल को काफी क्षति होती है। अतः किसान भाइयों, उर्द मूंग की फसल में कीट रोग का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे फसल में अधिक उत्पादन मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली के विषय विशेषज्ञ आर.के. कनौजिया। किसान भाइयों, जो हमारी उड़द और मूंग की खेती है, इसमें अगर हम थोड़ा सावधानी बरतें हैं तो ऐसे में हम उड़द और मूंग के द्वारा भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जो हमारी फसल की वृद्धि अवस्था है उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, मुख्य रूप से कीट एवं रोगों के बारे में। उड़द और मूंग में अगर हम कीटों की बात करें तो कीटों में जो मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं जो फसलों को प्रभावित करते हैं उनमें प्रमुख है कमला कीट। ये कमला कीट का जो नुकसान करने की प्रवृत्ति होती है, ये पत्तियों को जो है खाते हैं और बहुत ही तेज़ी से ये चट कर जाते हैं और फसल को खाली कर देते हैं। तो ऐसे में कमला कीट के नियंत्रण के लिए अगर इनकी प्रारंभिक अवस्था में हमें इनके छोटे छोटे कीड़े जो हैं अगर झुंड में दिखाई देते हैं तो हमें प्रारंभिक अवस्था में ही उनको जो है पत्तियों को तोड़कर और खेत से बाहर मैनुअली इसको जो है हम निराकरण कर सकते हैं। आगे की स्थिति में फिर हमें दवा का प्रयोग करना पड़ता है। दवा के रूप में क्लोरोपाइरिफास 1.5 लीटर का हम स्प्रे करके प्रति हेक्टेयर की दर से कमला कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख कीट जो उड़द और मूंग की फसल को प्रभावित करता है वो है फली जो होती है उनके रस को चूसने वाला कीट। तो फलियों के रस को जो चूसने वाले कीट हैं उनको नियंत्रण करने के लिए क्विनालफास 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा डाइक्लोरोबास 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इनका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि ये जो फलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं कीड़े वो नुकसान न पहुंचा पाएँ। एक जो प्रमुख कीट है जो उड़द और मूंग की फसलों को नुकसान पहुंचाता है वो फली बेधक है। फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए क्विनालफास जो रसायन है उसका 1.25 लीटर अगर हम दवा का स्प्रे करते हैं तो इससे ये कीड़े नष्ट हो जाते हैं और हमारी फलियां जो हैं वो सुरक्षित रहती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बीमारियों की बात करें तो उड़द और मूंग में जो एक प्रमुख बीमारी है वो पीला चित्तवर्ण रोग यानी येलो वेन मोज़ेक वायरस रोग है। हम देखते हैं कि हमारी जो फसलें हैं अचानक से उसमें कुछ पौधे हमें पीले पीले चितकबरे दिखाई देते हैं और देखते ही देखते फिर हमारे सारे खेत में जो पौधे हैं वो इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं और हमारे जो पौधे होते हैं वो अनुत्पादक हो जाते हैं और ये बीमारी जो है पूरे खेत को अपने प्रकोप में ले लेती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें अपने खेत का प्रारंभिक रूप में निरीक्षण करना चाहिए और शुरू में अगर हमें 1-2 पौधे इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें निसंकोच हमें उखाड़ कर और बाहर कहीं गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि ये एक वायरस जनित रोग है और इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमेथियोट दवा या फिर मिथाइल ओडिमेटॉन ये 2 प्रमुख दवाएं हैं जिनको कि 1 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए है पर्याप्त। इनका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इससे क्या होता है, ये बीमारी फैलने नहीं पाती। और जिस उद्देश्य से हम उड़द या मूंग की खेती कर रहे हैं कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन प्रमुख रोगों को और कीड़ों को अपनी फसल से नियंत्रित करना होगा, जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर।
संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि जून माह से खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, आज इसी के अंतर्गत मुख्य तौर पर हरी खाद के महत्व एवं बुआई विधि पर चर्चा करेंगे, जो कि सभी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिसमें ढैंचा, सनई, उर्द, मूंग, लोबिया फसलों की बुआई इस समय की जाती है। अतः हरी खाद के प्रयोग से क्या लाभ है, बुआई कब और कैसे करनी है, ये सब जानने के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भाटपार देवरिया के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश मीना से। किसान भाइयों, हरी खाद क्या है, इसको कैसे खेतों में प्रयोग करें, इसके क्या क्या लाभ हैं, उसी के बारे में आप थोड़ा सा जो विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हरी खाद के देने का मेन दो तरीका होता है किसान भाइयों। एक होता है जिसमें हम पहले फसल की सीधी खेत में बुआई कर देते हैं और उसी खेत में उसको दबा देते हैं। किसान भाइयों, यह विधि उन क्षेत्रों में कारगर है जहाँ पर नमी की पर्याप्त मात्रा हो या पानी की पर्याप्त मात्रा हो। दूसरी विधि है किसान भाइयों, जिसमें हम फसल को दूसरे खेत में या खेत की मेड़ पे बुआई करते हैं और फिर फसल की पत्तियों को या टहनियों को काट के दूसरे खेत में मिला देते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी या नमी की कमी हो, उन क्षेत्रों में ये विधि अच्छी साबित हुई है। किसान भाइयों, हरी खाद के लिए जिस फसल का आप चुनाव करें, उस फसल में कम समय में अधिक वृद्धि करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस फसल का आप चुनाव कर रहे हैं, उस फसल में पत्तियां, टहनियां और शाखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। वो उस फसल में सड़ने गलने की क्षमता, जल्दी सड़ने गलने की क्षमता होनी चाहिए। वो फसल जो कम दिनों में तैयार होनी चाहिए। सभी प्रकार की मृदा में वो पैदावार देने वाली होनी चाहिए। किसान भाइयों, ऐसी फसल का चुनाव करें जो हमारे जमीन के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन या जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ा सके। किसान भाइयों, इसके लिए कौन कौन सी फसलों का चयन करें? इसके लिए मुख्य रूप से सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, गवार इत्यादि फसलों का चुनाव किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके बाद आती है बुआई कब करें। यदि आपके पास पानी का साधन है, सिंचाई का साधन है, तो आप अप्रैल मई में भी सिंचाई की सुविधा से बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंचाई का साधन नहीं है, तो जुलाई में आप बरसात होने पर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन फसलों में जो है उर्वरकों की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अच्छी वृद्धि के लिए हम 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, रही सिंचाई की बात, सिंचाई का साधन यदि आपके पास उपलब्ध है और आपने गर्मी में उसकी बुआई की अप्रैल मई में, तो 15 दिन के अंतराल 15 से 20 दिन या 15 दिन पे सिंचाई करना जरूरी है। किसान भाइयों, फसल को पलटने का समय, जब आपकी फसल तैयार हो जाए, जब उसमें अधिक से अधिक फूलों की संख्या या दूधी अवस्था हो, उस समय उसको जो है उसकी पलटाई करना चाहिए। पलटाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि फसल ज़्यादा पक न जाए। उसमें जब फूलों की यानी अवस्था होगी, तभी उसकी पलटाई करेंगे, तो अधिक से अधिक मात्रा में आपकी ज़मीन में जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन का बढ़ेगी उसमें। किसान भाइयों, हरी खाद के लिए जिस फसल का प्रयोग कर रहे हैं, वो फसल आपके क्षेत्र में आपको उसके बीज आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ऐसी फसलों का प्रयोग करें जो आपको आराम से बीज मिल जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज पैदा करे।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से किसान भाइयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से आज कार्यक्रम में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है बछरावा रायबरेली से मुरारीलाल वर्मा ने। आप कटहल के उद्यान में इस समय किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मुरारीलाल जी आपकी व किसान भाइयों की जानकारी हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में जानकारी देंगे जो सभी फलों में सबसे बड़े आकार का फल होता है, जिसको हम कच्चे फल को सब्जी के रूप में खाते हैं, पके फल को गूदे के रूप में खाते हैं। गुठली से बहुत बढ़िया अचार और सब्जी दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे कटहल में बहुत सारे फल गिर रहे हैं, ये अक्सर आप प्रश्न करते रहते हैं। हम आज आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। कटहल को हम लोग मोनोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस का मतलब एक ही पौधा है, उसमें फूल और फल अलग अलग हैं। नर और मादा फूल अलग अलग पाए जाते हैं। नर फूल 1 सप्ताह 10 दिन तक जिंदा रहता है और इसके बाद नीचे गिर जाता है। उसका काम केवल पॉलिनेशन के लिए होता है। हम उदाहरण के लिए आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखें फल, ये फल आया था, ये फल आया था, ये दोनों नर हैं। ये देखें, ये दोनों नर है, काला पड़ के नीचे गिरा जा रहा है। इसके ऊपर भी देखें, ये ऊपर ये सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, ये इसमें भी ये सब आगे गिर जाएंगे। ये जो मादा फूल हैं जिनमें फल बना हुआ, देखें छोटा डंठल और मोटा डंठल, ये सारे मादा फूल है जो फल के रूप में तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप आगे से ध्यान रखें कि जो कटहल है उसमें जो फल गिरते हैं वो नर फूल होते हैं, वो मादा फल नहीं होते हैं। दूसरा किसान भाइयों, कटहल में एक और सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या रहती है वो रहती है CN रेशो की, कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन रेशो। नाइट्रोजन हम देते हैं ऊपर से, पौधे अपने अंदर उपापचय क्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तैयार करता है। जब कटहल का पेड़ बहुत स्वस्थ होता है, बहुत हरा भरा है, लेकिन फूल और फल नहीं देता है, तो उस स्थिति में हमें CN रेशो को मेंटेन करना पड़ता है। वो कैसे मेंटेन होता है? उसके लिए हम हर अल्टरनेट ईयर पे बीज की करीब 20 से 25% शूट्स को, शाखाओं को छांटकर निकाल देते हैं, ताकि जो ज़्यादा नाइट्रोजन पौधा ले रहा है उस नाइट्रोजन की मात्रा रुके। जो उसकी शाखाएं बढ़ने में, पत्ती बढ़ने में, इनमें जो नाइट्रोजन लग रही है वो मात्रा रुके और ये नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं हम पौधे के अंदर की गर्मी। जितनी गर्मी होगी उतनी ज़्यादा उसमें फूल और फल आएंगी। इसलिए किसान भाइयों, कटहल के पेड़ में अल्टरनेट ईयर पे 20 से 25% प्रूनिंग करनी चाहिए। तीसरी बात किसान भाइयों, चूँकि जब इतना बड़ा फल है तो आप जानते हैं कि कटहल का उत्पादन भी 2 से 2.5 कुंटल तक प्रति पौधे प्राप्त होता है। आप देखें कि इसमें जड़ से फल लगना शुरू हो गया है और इसी तरह से शाखाओं में ऊपर बड़े बड़े जितनी भी शाखाएं हैं कहीं से भी इसका फल आ जाता है। आप देखते हैं आम और लीची में केवल बाहर की सूट्स में एपिकल बियरिंग होती है, टर्मिनल बियरिंग होती है, सब और बाहर से दिखाई देते हैं। लेकिन कटहल में हमें ये नहीं पता चलता है कि किस पौधे में फल आएंगे और किस पौधे में फल नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बियरिंग जो होती है वो एडवेंटिसस होती है, छिपी हुई बियरिंग होती है। जब फूल आ जाता है तभी पता चलता है, जब फल आ जाता है तभी पता चलता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि पौधे की देखरेख उसी तरह से की जाए जिस तरह से हम आम और लीची का करते हैं। किसान भाइयों, जिस तरह से कटहल का फल बड़ा होता है, अधिक उत्पादन देता है, उसी तरह से इसके दुश्मन भी 1000 होते हैं। एक बहुत हानिकारक कीड़ा इसका, जिसको हम कहते हैं मैंगो मिली बग, आपने देखा है, हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि देखें, ये सबसे इसका हानिकारक कीड़ा है जो आम को भी नुकसान पहुंचाता है और कटहल को भी नुकसान पहुंचाता है। ये देखें, ये कीड़ा है, इसको कहते हैं मैंगो मिली बग। कितना चपटा कीड़ा है, बड़ा मजबूत कीड़ा होता है। और इसके बचाव के लिए जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो दिसंबर के महीने में किया जाता है। अब आप देखें कि ये कीड़े सब ऊपर तक चढ़ते चले जा रहे हैं, ऊपर तक पहुंच गए। ये जो कीड़ा है, ये देखें कि डंठल में चिपका हुआ है, यहाँ से इसका रस चूस रहा है।
जब ये फल पे पहुंच जाएगा, अभी छोटा फल है, मुलायम फल है, उसका भी रस चूसेगा, इन टहनियों का भी रस चूसेगा। ये जगह जगह पे इसकी पत्ती को, इसके डंठल को, इसकी शाखा को, सबका रस चूसते हैं। और जब ये इसका रस चूसते हैं तो फल की जगह पे है तो फल गिर जाता है, फूल में लगा हुआ है तो फूल गिर जाता है, अगर पत्ती में लगा हुआ है तो पत्ती भी गिर जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इस कीड़े से बचाव अवश्य करना चाहिए। दिसंबर के महीने में तो इसमें 1 फुट चौड़ी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी बढ़िया क्वालिटी की पॉलीथीन यहाँ पे बांध दी जाती है, ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर। ऊपर और नीचे सिरों पर हम गोंद लगा देते हैं, जिससे कि कीड़ा आए तो उसके पैरों में गोंद लग जाए और ये ऊपर पॉलीथीन को पार नहीं कर पाएगा, नीचे गिर जाएगा। जो कीड़े इस अवस्था में ऊपर पहुंच चुके हैं, इनको मारने के लिए अब हमें कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंतर्गत जैसे मोनोक्रोटोफास है ना, 1 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से इस पेड़ में कम से कम 15-20 लीटर पानी लग जाएगा। 15-20 लीटर का घोल बनाकर अब पूरे पेड़ को उस दवा से भिगो दीजिए, ताकि कीड़े के संपर्क में आए और ये कीड़ा मर जाए या भाग जाए, तो हम अपनी फसल को बचा लेंगे। चौथी बात किसान भाइयों, फल लग रहा है, बहुत बड़ा फल है, अब इसकी पानी की आवश्यकता, नियमित इसकी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जहाँ कटहल का बगीचा हो, जहाँ कटहल का पेड़ लगा हो, सप्ताह 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहिए। अगर सिंचाई की मात्रा को आपको कम करना है तो फिर आप मल्चिंग कर दीजिए, पुआल या घास की 4 इंच मोटी तय से उसकी चारों तरफ जहाँ तक उसकी छाया है इस ज़मीन को ढक दीजिए, तो आपको कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी और पौधे जो फल की बढ़वार है वो अच्छी होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में थाइलेरियोसिस रोग के बचाव हेतु जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।